नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, एक इंग्लिश में कोट है, उसका अगर मैं हिंदी तर्जुमा करूं तो वो कोट इस तरह से बनता है कि एक मजबूत सरकार को नियमों को फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। एक मजबूत सरकार को नियमों को फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये उस कोट का हिंदी तर्जुमा है। इस एक लाइन में कहानी अपने आप में साफ हो जाती है कि जब सरकार मजबूत नहीं होती, जब सरकार कमज़ोर हो रही होती है, तो वो सबसे पहले नए नियम बनाने की कोशिश करती है। और इस देश में तीसरी टर्म मोदी जी की जो आई है, इसमें बड़ा कॉमन है ये चीज़ देखना। लिटरली अगर कहूँ तो भारत न्याय संहिता जैसी चीज़ें भी हो गई है कि सारे सीआरपीसी बदल दिए गए, सब कानून बदल दिए गए। खैर, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बहुत सारी चीज़ें हैं इस देश में कमज़ोर सरकार की निशानियां हैं या कमज़ोर सरकार का संकेत दे रही है। अगर आपको इसको और डिटेल में अगर हम बात करें तो देखिए, जब कमज़ोर सरकार होती है ना, तो वो अपने नियम क्यों बदलने लगती है। इस नियम को बदलने की ज़रूरत कब पड़ती है, इसका भी एक कोट है, उसका भी हिंदी तर्जुमा मैं आपको कर देता हूँ उसके हिसाब से कि नियमों का पुनर्लेखन असुरक्षा का संकेत है। ये कहा जाता है कि कई मामलों में नियमों को पुनर्लेखन करने का प्रयास इस बात का संकेत होता है कि सरकार का अधिकार सुरक्षित नहीं है। ये विशेष रूप से सत्तावादी या लोक लुभावन शासनों के लिए सत्य है जो सत्ता को मजबूत करना चाहती है। इस कोट के भी इन तीनों लाइनों में एक एक बात आज के वक्त में बिल्कुल सही बैठती है कि लोक लुभावन सरकार है। लोक लुभावन यानी 84 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देने वाली सरकार, और सत्तावादी सरकार जो नहीं चाहती किसी भी हाल में सत्ता से बाहर हो, इसलिए बातें सन 2047 तक की जाती है। वही जब नियमों को बदलने लग जाए तो समझो कि सरकार कमज़ोर हो चुकी है। अब मौजूदा सरकार के कमज़ोर होने के कई जो है वो आपको निशानियां, कई संकेत मिलते हैं कि जो अब तक बीजेपी का 10 साल में एक तरफा राज था। एक तरफा राज इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसा लग रहा था कि बीजेपी जहां चाहती है चुनाव जीत जाती है, जहां उसे दिल नहीं होता चुनाव जीतने का वहां किसी और को जीतने का मौका दे देती है। वरना जो चाह रही थी बीजेपी, जैसा चाह रही थी वैसा हो रहा था। जिस पार्टी को तोड़ना चाहे उस पार्टी को तोड़ देती थी, जिस सरकार को गिराना चाहे उस सरकार को गिरा देती थी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो रहा। दरअसल एक मैं प्रशांत किशोर का इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने एक चीज़ बहुत सही कही थी कि बीजेपी सिर्फ चुनाव नहीं जीतना चाहती थी, बीजेपी आप पे साइकोलॉजिकल डोमिनेंस चाहती है। यानी बीजेपी चुनाव जीतने से आगे, सत्ता में बैठने से आगे की सोच रही थी कि भाई बीजेपी ऐसा एक शासन चाहती है जहां वो डिसाइड करे कि आप क्या पिएंगे, वो डिसाइड करे कि आप क्या सोचेंगे, वो डिसाइड करे कि आप क्या खाएंगे, वो डिसाइड करे कि आप क्या पढ़ेंगे, वो डिसाइड करे कि आप क्या लिखेंगे। ये प्रशांत किशोर का एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू का बयान था और बहुत सही था। लेकिन वो नैरेटिव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो नैरेटिव ध्वस्त हो रहा है। वो नैरेटिव ऐसे ध्वस्त हो रहा है क्योंकि जो पहले के कारण थे बीजेपी के ये नैरेटिव बनने के, या यूं कहे कि जो पब्लिक डिबेट जो में एक तरफा चीज़ें हुआ करती थी, डोमिनेंस बीजेपी की हुआ करती थी, उसके कारण थे। पहला कारण तो था इकोनॉमी। एक इस देश को एक बहुत 10 साल से एक बहुत आपके दिमाग में डाल रखा था कि भारत की इकोनॉमी ऐसी आगे बढ़ रही है कि एक दिन हम अमेरिका की टक्कर में पहुंच जाएंगे। हम तीसरे नंबर की हो गए, हम चौथे नंबर की हो गए, हम पांचवें नंबर, ऐसे करते करते लोगों के दिमाग में एक डाला गया कि यार बात तो सही है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन दुनिया भर में हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत हो रही है। और लोगों को कुछ ऐसा विश्वास दिलाया गया कि देश की इकोनॉमी मजबूत होगी तो आपकी इकोनॉमी तो ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगी, आपको आपकी आर्थिक हालत सुधरेगी ही सुधरेगी। ये 10 साल लोगों के दिमाग में एक भ्रम पैदा करके रखा गया। लेकिन अब वो भ्रम टूट गया है। अब लोगों को लग रहा है कि यार हमारा तो कमाई बढ़ नहीं रही, हमारा तो कुछ नहीं बढ़ रहा, जिनका बढ़ रहा है वो अमीर और अमीर होते जा रहे हैं।
सरकार मजबूर हो रही है जीएसटी को कम करने के लिए, जीएसटी का स्लैब कम करने के लिए। फिर सरकार दावे कर रही है कि आपको 2 लाख करोड़ का फायदा होगा, ये होगा वो होगा, लेकिन तुरंत लोग उसका हिसाब किताब लगा लेते हैं कि भाई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना फायदा हो रहा है, तो पता लग रहा है कि 1,000-1,500 रुपया साल का फायदा होगा ज्यादा से ज्यादा। ये सारी चीजें लोग अब तोलने लगे हैं, तो एक इकोनॉमी का एक जो बना रखा था बवंडर, उससे लोग बाहर आ रहे हैं, इसलिए ये सरकार का नैरेटिव कमजोर हो रहा है। दूसरा एक और जो बहुत बड़ा कारण था 10 साल तक इस सरकार की इतनी मजबूती से एक तरफा डिबेट करने का, वो था एक विश्व गुरु शब्द आपने बहुत सुना होगा कि भारत विश्व गुरु है, भारत जो बोलता है वो सब सुनते हैं। और मोदी जी की पीआर टीम का बड़ा सॉलिड इसमें हाथ था, मानना पड़ेगा कि पीआर टीम जब भारत प्रधानमंत्री विदेशों में जाते थे, जिस तरह से वहां पर तामझाम किया जाता था, जिस तरह से शोकेसिंग की जाती थी मोदी जी की, इस देश की जनता को लगता था यार वाकई में मोदी जी तो देश के सुप्रीम लीडर है पूरे विश्व के, उनके आगे कोई नहीं टिक सकता, मोदी जी हर बात मनवा लेते हैं। लेकिन एक ऑपरेशन सिंदूर सारी पोल खुल गई। रशिया जैसा दोस्त भारत के साथ खड़ा नहीं, पाकिस्तान के साथ लोग खड़े। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप, जिसे मोदी जी अपना सबसे करीबी दोस्त बताते हैं, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पर बुलाते हैं। और साथ ही आधा सेंचुरी बार यानी 50 बार से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि सीज फायर मैंने करवाया, मेरे कहने पे सीज फायर हुआ। और मोदी जी ने एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज नहीं किया, ये नहीं कहा कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, एक बार नहीं कहा। और ऊपर से जिस तरह से टैरिफ अमेरिका ने लगाया और भारत इधर उधर भागता दिखा, मजबूरी में चीन और रूस की तरफ जाता दिखा, और उस तरह वहां चीन ने जो बराबर डिस्टेंस दिखाने की, एक संदेश देने की कोशिश की पूरे विश्व को कि भारत पाकिस्तान मेरे लिए इक्वल है, उसने और फजीयत की। तो ऊपर से फिर डोनाल्ड ट्रंप की चापलूसी में मोदी जी फिर जुट गए, तो और एक कमजोर प्रधानमंत्री या डाउनवर्ड कमजोर सरकार की छवि बन के आई। तो ये लोगों के सामने हवा खुल गया कि विश्व गुरु नाम का गुब्बारा तो खाली था, दरअसल अंदर तो गैस के अलावा कुछ नहीं थी। ये एक कारण है कि डिबेट जो है वो सरकार के हाथ से निकल गया, पब्लिक डिबेट। फिर एक और कारण था कि वो जो मोदी जी का सबसे बड़ा मेरे हिसाब से हथियार था 10 साल तक जो सत्ता में बने रहने का, या कोई चैलेंजर भी ना खड़ा हो पाए इसके आसपास भी, वो कारण था डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स, जो सीधे आपको फायदा पहुंचाती, जिसमें एक बहुत बड़ा तबका है वो 84 करोड़ लोगों का जो 5 किलो राशन महीने का मुफ्त फल लेती है। उसके अलावा फिर महिलाओं को लेकर जो अलग अलग राज्यों में स्कीम्स आई हैं, फिर किसान सम्मान निधि, इस तरह की डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम ने दरअसल मोदी जी के आसपास भी किसी को फटकने नहीं दिया। इसमें जाहिर सी बात है कि जैसा मैंने पहले कहा कि सबसे बड़ी अहम भूमिका जिसने निभाई वो मोदी जी की पीआर टीम। वो इतने सी चीज को मिलते थे उसको इतना बढ़ा करके दिखाते हैं, लेकिन आज यानी 11वें साल में वही लोग अब रोजगार, बेरोजगारी, वोट चोरी, संविधान, रिजर्वेशन, ये सारी बातें करने लगे। जो लोग 10 साल तक ये बोलते रहे मोदी नहीं तो कौन, मोदी के आसपास भी कोई नहीं, वो आज सवाल इसके आसपास पूछ रहे हैं कि भाई हमारे रोजगार का क्या हुआ, हमारी महंगाई इतनी बढ़ गई है, हम कहाँ से खाएं, हमें अच्छी सड़कें क्यों नहीं मिल रही, अच्छे अस्पताल क्यों नहीं मिल रहे, हमें रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा, संविधान को छेड़छाड़ करने की कोशिश क्यों की जा रही है। ये सारे सवाल जब पूछे जा रहे हैं, और ऊपर से जो एक आम आदमी का इस देश में कहा जाता है कि धर्म से भी ज्यादा किसी चीज से लोग जुड़े हुए हैं, या जो लोगों को लगता है वो सबसे बड़ा प्राइड का है, वो है उसके वोट का अधिकार। वो चाहे एक मजदूर हो, चाहे वो अरबोपति आदमी हो, सबको लगता है उसका एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी ये उसके उस वोट पर निर्भर करता है। लेकिन जब उसी वोट को चोरी करने का
मुद्दा उठता है, एक नेता जो पिछले 11 साल से लगातार कह रहा है कि ये जो शख्स जिसे तुम भगवान मान के बैठे हो, ये भगवान नहीं है, इसमें ये कमियां हैं, वो शख्स कहता है आपका वोट भी चोरी कर रहा है और प्रूफ के साथ कहता है, तो फिर वो सारी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स पीछे रह जाती है कहीं पर। फिर उसे लगता है कि नहीं, ये तो मेरे अहम पर हमला है। और ये सारा नैरेटिव कहो या पब्लिक डिबेट कहो या जो एक जिस तरह से आप कह सकते हो कि साइकोलॉजिकल डोमिनेंस को ख़त्म करने की बात हो, ये सब धीरे धीरे जो कमज़ोर हो रही हैं बीजेपी की, जो बीजेपी हिल रही है, वो सब का सब एक शख्स की मेहनत है और उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। अब मैं इस कोई राहुल पुराण या राहुल वो नहीं कर रहा, लेकिन असल हकीकत यही है कि आप नज़र उठा के देख लीजिए, आप उदाहरण उठा के देख लीजिए, 2014 में जब से ये सरकार सत्ता में आई है, सिर्फ और सिर्फ एक नेता है जो लगातार मोदी, बीजेपी सरकार, अमित शाह और संघ पर प्रहार कर रहा है और उनके सहयोगी अडानी अंबानी पर। बाकी सब नेता इस देश के अपने कंफर्ट के हिसाब से करते हैं। जो मुख्यमंत्री हैं, जो रीजनल पार्टीज के मुखिया हैं, वो बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, कभी मोदी पे सवाल नहीं उठाते। अडानी से अपने यहाँ पर धंधा लेते हैं, धंधा देते हैं, उस पर सवाल नहीं उठाते। एक ही शख्स आपको मिलेगा, यहाँ तक कि कांग्रेस में भी, जो लगातार 11 साल से सीधी टक्कर ले रहा है। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, हजारों करोड़ उस पर खर्च करके पप्पू इमेज बनाया, लेकिन उस आदमी ने अपनी उस इमेज को तोड़कर, उस शल से बाहर निकलकर सामने वाले की जो एक छवि बन रखी थी, जो फ्रॉड छवि बन रखी थी, आप मतलब माफ कीजिएगा, फ्रॉड नहीं, आप क्या कहते हैं उसको, एक आवरण ओढ़ रखा था, एक मास्क पहन रखा था, उस मास्क को हटाने की कोशिश कर रहा है और उसमें कामयाब होता भी दिख रहा है। इसीलिए मोदी जी की सरकार हिलती हुई नजर आ रही है, इस वक्त सबसे कमजोर स्थिति पे नजर आ रही है। और उस सरकार के कमजोर होने का सबूत भी रोजाना ये सरकार आपके सामने रख रही है। जब सरकार वो सब चीजें कंट्रोल में करना चाहती है जो एक कमजोर सरकार को लगता है कि उसके हाथ में नहीं रही, तो उसके हाथ से सत्ता निकल सकती है। उदाहरण के तौर पे, जो कमजोर सरकार होती है, सबसे पहले वो किस चीज का दमन करती है? इस चीज का, असहमति का दमन करती है। यानी जो जो उससे सहमत नहीं हो, पहले उसका दमन करती है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे वो थिंकर हो, चाहे समाज सेवक हो, कोई भी हो। आपने आसपास नजर उठाई है, क्या इस वक्त आपके पास यही नहीं हो रहा? आपके आसपास मीडिया को तो सत्ता में आते ही दबा दिया गया, ऑपोजिशन को दबाने की लगातार कोशिश हुई है, बाकी थिंकर्स वगैरह जो भी है, उन्हें कोई देशद्रोह के मामले में या किसी मामले में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उन्हें दबाने की कोशिश की जाती है। सबसे पहले कमज़ोर सरकार की निशानी ये होती है। उसके बाद दूसरी निशानी होती है कमज़ोर सरकार की, कि इतिहास को बदलने की कोशिश करना। आप देखिए, पिछले 2 साल में कितनी कोशिश कर ली गई इस देश के इतिहास को बदलने की। नेहरू को डिमीन करने की कोशिश तो लगातार 10 साल से 11 साल से चल रही है। लाख कोशिश कर ली, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। नेहरू को जितना जमीन में गाड़ने की कोशिश करते हैं, ये नेहरू उतने ही बड़े होते जा रहे हैं। जिस जेन जी, जेन वाई की जो आजकल बात चल रही है, जिसे शायद मालूम भी ना होता, नेहरू नाम सुना होता स्कूल उसमें बुक्स में, लेकिन ज्यादा मालूम नहीं होता, आज नेहरू के बारे में वो भी हमसे ज्यादा जानता है, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए ही जानता है। नेहरू घर घर तक पहुंच गया है, गांधी घर घर तक पहुंच गया है। अब आप मुगलों का इतिहास मिटा रहे हो, आपका जो सिलेबस है, स्कूल सिलेबस है, वहां से मुगलों के बारे में हटा रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जो ये जनरेशन आगे पढ़ेगी, नहीं ये तो मालूम होगा कि ताजमहल भारत में है, कुतुब मीनार भारत में है, लाल किला भारत में है। इन्हें इससे शायद इतना मालूम होगा कि ये इस मुगल बादशाह ने बनाया, इस मुगल बादशाह ने बनाया, लेकिन क्यों बनाया,
ये इस जनरेशन को मालूम ही नहीं होगा। क्या जवाब देंगे? और मुगल भारत में कब आए थे, क्यों आए थे, नहीं मालूम। तो ये सब इतिहास जब मिटाने की कोशिश की जाती है, वो कमजोर सरकार की निशानी होती है, क्योंकि वो अपने हिसाब से इतिहास लिखना चाहती है, अपनी कमजोरियों को अपनी कामयाबी बताना चाहती है। उदाहरण के तौर पर सावरकर। तीसरा, जो आपके होते ना संस्थान, सरकारी संस्थान, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाती है, ताकि उन संस्थानों का अपने राजनीति के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो इसमें कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, कहीं नजर दौड़ा लीजिए आप, सबका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह से उन संस्थानों को कंट्रोल कर लिया गया है। ये निशानी है कमजोर सरकार की, डरपोक सरकार की। और एक आखिरी पॉइंट, सत्ता का एकीकरण। आप ये देखिए, विपक्ष को कमजोर किया, विपक्ष को दबाने की कोशिश की, मीडिया को दबा दिया, संस्थाओं को दबा दिया, सब ठीक है। लेकिन जो जो वो लोक लुभावन और वो जो सत्ता एकीकरण वाला सत्तावादी इंसान होता है, वो अपने घर में भी किसी को अपने आसपास बड़ा नहीं होने देता। बीजेपी में पिछले 11 साल में किसी को बड़ा होने दिया गया? जिसने बड़ा होने की कोशिश की उसे वहीं औकात दिखा दी गई, या जिसके बड़े होने की उम्मीद थी उसे साइडलाइन कर दिया गया, चाहे वो वसुंधरा हो, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे रमन सिंह हो। अब तो नितिन गडकरी को भी निपटा दिया गया है, राजनाथ सिंह तो पहले ही हैं, योगी आदित्यनाथ आजकल खामोश नजर आ रहे हैं। तो सत्ता का एकीकरण इसीलिए कि डर रहता है कि अगर मैं कहीं किसी और कोई मेरे सामने मजबूत खड़ा हो गया तो मेरे घर से ही मुझे सबसे पहले विद्रोह न झेलना पड़ जाए। ये कमजोर सरकार की निशानी। अभी जो सब कुछ कंट्रोल करने की बीमारी है, इस सब के बीच हुआ क्या? इस सब के बीच ये हुआ कि पिछले कुछ समय से पब्लिक डिस्कोर्स में, यानी पब्लिक डिबेट बदल गया। जो डिबेट एक तरफा होते थे, अब उस डिबेट को मोदी जी सेट नहीं कर रहे, उस डिबेट को सेट करने वाले इंसान का नाम बन गया राहुल गांधी। आप खुद देखिए, 24 लोकसभा चुनाव के बाद से रोज उस मुद्दे पर डिस्कशन होती है, वो मुद्दा चर्चा का विषय बनता है जो राहुल गांधी सेट करते हैं। सुबह से शाम तक अगर खबरों में कोई बना रहता है, उस शख्स का नाम है राहुल गांधी। नैरेटिव हो, एजेंडा हो, कुछ भी हो, आज की डेट में राहुल गांधी सेट कर रहे हैं। पिछले 10 साल में इस सरकार ने या मोदी जी ने विपक्ष की या राहुल गांधी की उतनी बातें नहीं मानी जितनी इस 1 साल में मान ली। राहुल गांधी के सब मुद्दे अपनाने पड़े हैं, राहुल गांधी की सब बातें सच साबित हुई हैं। बदकिस्मती मोदी जी की यह है कि उनके इसी राज में जिससे उनको सबसे ज्यादा फायदा हुआ, उसी से सबसे ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। यानी वो है मीडिया और सोशल मीडिया, खास करके सोशल मीडिया। मोदी जी की जो विश्व गुरु या 56 इंच या जो भी छवि बनी है, उसमें ये सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ। लेकिन यही सोशल मीडिया आज राहुल गांधी के साथ खड़ी नजर आ रही है, क्योंकि राहुल गांधी के जो पुराने दावे हैं, बयान हैं, वो सोशल मीडिया पे तुरंत दिख जाते हैं कि राहुल गांधी तो पहले ही ये कह चुके थे और अब ये सच साबित हो रहा है। और मोदी जी भी कभी जातिगत जनगणना का मान लेते हैं, कभी एमएससी की बात मान रहे हैं, उनकी जो भी है सारी चीजें हो रही। आज की डेट में सेंटर ऑफ एजेंडा जो है वो है राहुल गांधी। तो ऐसे में जो सहयोगी होते हैं उनके दिल में एक डाउट आना बड़ा कॉमन सा है, और ये डाउट एनडीए के बहुत से पार्टनरों के दिल में आ चुका है, खास करके छोटे पार्टनरों के दिल में, क्योंकि वोट चोरी का डर उन्हें भी सता रहा है। उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि जिस दिन हम इनके इस्तेमाल के नहीं रहेंगे, हमें भी इसी तरह से निकाल दिया जाएगा और हमारे हिस्से का वोट चोरी कर लिया जाएगा। 11 साल में कोई एक ऐसा नारा नहीं था मोदी जी के साथ जो चिपक गया हो।
चौकीदार चोर है का नारा राहुल गांधी ने चिपकाने की कोशिश की थी, लेकिन वो उल्टा पड़ गया दाव। लेकिन आज की डेट में वोट चोर गद्दी छोड़ ऐसा चिपका है कि लाख कोशिश कर ली बीजेपी और मोदी जी ने, लेकिन ये नारा छूटने का नाम नहीं ले रहा। ये सबूत है कमजोर सरकार का, ये सबूत है मजबूत विपक्ष का, ये सबूत है कमजोर प्रधानमंत्री का, कमजोर सत्ताधारी का, और ये मजबूत सबूत है मजबूत चैलेंजर का। नमस्कार।